Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in another session of the लक्ष्य बैच गेट 2022 पावर सिस्टम. और बेटा पावर सिस्टम में लेकर के आ गए हैं हम लोग लोड फ्लो सॉल्यूशन. लोड फ्लो सॉल्यूशन. ये हरीश क्या लिख रहे थे? एक्सप्लेनेशन यू डिराइव्ड इन लेक्चर डोंट हैव इन पीडीएफ नोट्स. बेटा किस लेक्चर की बात कर रहे हो, उसके बारे में बता देना. और अगर मैं कोई चीज ब्लैक स्क्रीन पे लिखता हूं तो वो पीडीएफ नोट्स में नहीं जाएगी, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. वो मैं आप लोगों की डिमांड पे बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा समझा देता हूं. ठीक है, चलो. तो यार आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि लोड फ्लो एनालिसिस होता क्या है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज आप समझोगे कि लोड फ्लो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कितनी तरह की बसेस होती हैं, कौन कौन सी बसेस होती हैं, ये सारी चीजें कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर. तो हो जाओ तैयार यार एक पावर पैक्ड, एनर्जी पैक्ड, फन पैक्ड सेशन के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have obtained AIR1 twice and taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at Unacademy for GATE department. अब ये तो मेरे बारे में यार जानते हो, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन अनअकैडमी इज नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज अ रेवोल्यूशन, इट इज अ मिशन टू एम्पावर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री टू गेट क्वालिटी एजुकेशन. और ये क्वालिटी एजुकेशन बच्चे बच्चे तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जा रही है. ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनेबल किया जा रहा है कि वो लोग अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें और अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें. और ये फ्री इनिशिएटिव ना सिर्फ आपको मिलते हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स पे, बल्कि मिलेंगे अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो यार फ्रॉम द प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर, और फिर आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE. इसके अलावा यार देखो मेरी तो सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिल जाएंगी, tinyurl.com/ankit.ese. यहां अगर जाओगे अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में तो मेरी सारी क्लासेस आप पाओगे जो आगे होने वाली हैं, और बेटा जो पहले हो चुकी हैं वो आपको अलग अलग फोल्डर में मिल जाएंगी. तो इस लिंक पे आपको जो है पावर सिस्टम के सारे PYQs भी मिल जाएंगे. तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से बैठ के सॉल्व करो, सीखो और आगे बढ़ते जाओ. इसके अलावा मेरे बच्चों देखो इस चैनल के लास्ट ईयर के सारे वीडियोस और उनके नोट्स एक सिंगल लिंक पे हमने अवेलेबल कराए हैं bit.ly/gatelive. इसको अपर केस में डालना, लोअर केस में. चलो आई थिंक वी आर बैक. इंटरनेट का थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था. ओके, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इस लिंक पे आपको इस चैनल के सभी वीडियोस मिल जाएंगे यार, और उनके लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे. तो देखो, पढ़ो और बढ़ते चलो. अब यार अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, कंटेंट के नाम पे आपको मिलता है, कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक. और सारे के सारे डाउट्स कर दिए जाते हैं आपके क्लियर. तो दैट इज डाउट सॉल्विंग. और यहीं क्यों रुके यार, एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE, हर तरह का बैच एक सब्सक्रिप्शन में. कोई क्लास छूट जाए तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड. और ये भी कम लग रहा है, देन गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच जो पूरी तरह से गाइड करेगा कि कैसे तैयारी करनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. टीचर्स आपके साथ कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाएगी. स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा रहेगा, और बेटा एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देगी सारे के सारे डाउट. तो अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है भाई 10% का डिस्काउंट. तो कोड लगाने से फ्री हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, सब पे आपको मिलता है एक ही कोड अंकित ESE. प्लस और आइकॉनिक के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है.
इसके अलावा देखो यार, क्वेश्चन ये आता है सर यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होते हुए प्लस पे क्यों जाएं? बेटा यूट्यूब पे वीडियोस जरूर अवेलेबल हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है जो एक बच्चे को ग्रो करवा सकता है। इस चक्कर में यूट्यूब से वो बच्चा तो बेनिफिट ले जाता है जो कि 50-60 मार्क्स के लेवल पे ऑलरेडी खड़ा है, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसको जो केयर की जरूरत है, उसको जो इंटरेक्शन की जरूरत है, उसको जो अटेंशन की जरूरत है, वो कभी यूट्यूब पे नहीं मिल सकती। वो आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस पे, जहां आप देखते हो सारे बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, टीचर एक एक बच्चे से बात कर रहा है, एक एक बच्चे का केयर कर रहा है। तब वो अगर एनवायरनमेंट चाहिए देन कम टू अनअकैडमी प्लस, वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारा कंटेंट, सारे लेक्चर, सारे टीचर एक सिंगल जगह मिलते हैं। तो अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मेरे भाई रिस्क मत लो, यूट्यूब के साथ आप प्लस पे जाओ, और ऑलरेडी अगर अच्छा परफॉर्म कर चुके हो तो आप यूट्यूब से रैंक निकाल देंगे। इसके अलावा यार देखो, आप लोगों के लिए मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं प्लस पे, जिसमें मैं एनालॉग लेके आ रहा हूं फ्रॉम 17th of March। तो 17th मार्च से मैं एनालॉग स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाना। कोड आप लोगों को मालूम है, अंकित ESE 22 हो या 23 हो, दोनों के लिए एनालॉग स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 17th of March। और अंकित ESE से आपकी फीस होगी 1 ईयर की यार 27,225, 18 months 34,650, 2 years 39,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। इसके अलावा आइकॉनिक के लिए जाते तो 1 ईयर की फीस हो जाएगी यार आपकी 45,225 और 2 ईयर 66,600। तो 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज अगेन मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। चल तो करते हैं यार शुरू। आज मैं देख रहा हूं एक्सट्रीमली लो अटेंडेंस लेके बैठे हो मेरे भाई, विच इज नॉट एट ऑल गुड। चल फिर भी कोई बात नहीं, अपनी जिम्मेदारी पढ़ाने की भाई पूरी करेंगे। लोड फ्लो एनालिसिस क्या है? लोड फ्लो एनालिसिस एक पावर सिस्टम का स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, जहां हम बात करते हैं पावर सिस्टम की बसेस के कुछ पैरामीटर्स के बारे में। कौन से पैरामीटर स्पेशली? ठीक है, कौन से पैरामीटर? वो बस का वोल्टेज मैग्नीट्यूड, बस का वोल्टेज मैग्नीट्यूड, बस का वोल्टेज का एंगल। ठीक है, वोल्टेज के एंगल पे बात की जाती है, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड, वोल्टेज के एंगल। इसके अलावा बात की जाती है रियल पावर और रिएक्टिव पावर। तो बेटा देखो, लोड फ्लो का मतलब क्या होता है? लोड फ्लो, लोड माने होती है पावर जो एक लोड सिस्टम से ड्रॉ करता है। तो लोड इज एक्चुअली द पावर ड्रॉन बाय अ डिवाइस फ्रॉम दिस सिस्टम। तो लोड फ्लो का मतलब ये होता है, हम ये देखना चाहते हैं सिस्टम में पावर का प्रवाह कैसा है, यानी सिस्टम में पावर कैसे फ्लो कर रही है, किस जनरेटर से कितनी पावर आ रही है, फिर किस बस से कितनी पावर गुजर रही है। ये सब चीजों का जब एनालिसिस करते हैं तो दैट इज सेड टू बी द लोड फ्लो एनालिसिस। और ये किया जाता है स्टेडी स्टेट में, यानी कि कोई ट्रांजिएंट नहीं होना चाहिए, कोई सर्ज नहीं होना चाहिए, सिस्टम में सब क्वांटिटीज सेटल्ड डाउन होनी चाहिए, सेटल डाउन होनी चाहिए। ये बात मेरी क्लियर है? अब लेकिन देखो बेटा, एक परेशानी रहती है। वो परेशानी क्या होती है कि जब हम लोड फ्लो एनालिसिस की बात करते हैं तो सिस्टम में एक्चुअली लोड डायनामिक है। लोड समय के साथ बदलता रहता है, लोड कभी स्टेशनरी नहीं रहता, यानी कभी लोड ज्यादा, कभी लोड कम, कभी एक लाइट ऑन तो कभी एक लाइट ऑफ। इस चक्कर में जो पावर का एनालिसिस आप करोगे, वो पावर का एनालिसिस समय के साथ वेरी करेगा, समय के साथ बेटा वेरी करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ना किसी एक टाइम T0 पे जो भी सिस्टम के अंदर लोड लगा है उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब या स्नैपशॉट लेने का मतलब कि आप सेव कर लो भैया इस समय पे कितना लोड था। अब भले ही लोड बदलता रहे, ठीक है, अब भले ही लोड बदलता रहे, आप अपना एनालिसिस आराम से परफॉर्म करो। इट डजंट मैटर टू यू कि इस समय पे लोड क्या होगा। वरना अगर एक प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें जो रनिंग कंडीशन में यार, उसका लोड कभी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, दैट विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन आप क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे। एक टाइम के लिए आप एनालिसिस करोगे और उस टाइम पे जो भी सिस्टम के अंदर लोड था, you will consider that load as constant. Is that clear? Okay. So these are very essential to the power system analysis and design. Okay. तो यार देखो, आपके पास hundreds of buses हैं, आपके पास thousands of transmission line है, उस पे आपको एनालिसिस करना है। इतनी सारी बसेज, इतनी सारी
ट्रांसमिशन लाइन और आप बात कर रहे हैं उस पे एनालिसिस करने की। अगर ऐसे सिस्टम में बेटा आप एनालिसिस परफॉर्म करते हो तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इट कैन नॉट बी डन मैन्युअली। बात को समझेंगे, ठीक है। लोड फ्लो एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस cannot be manually performed। ठीक है भाई। अब देखो आप लोग जो है ना मेरी पूरी परीक्षा ले लेते हो, इतने कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई लाइक टू वर्क हार्ड और मुझे ये सब्जेक्ट पूरा डिटेल में कवर करना है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इस समय पे मैं टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है बेटा। विद इन 90 लेक्चर आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो 10-11 लेक्चर और मान के चलो अभी, ठीक है। 12 लेक्चर मान लो ज्यादा से ज्यादा, 87-88 लेक्चर में सब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एजम्पशंस क्या होती हैं? एजम्पशन बेटा सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर की, कि हम लोग कभी भी जनरेटर के सर्किट के बारे में बात नहीं करते। लोड फ्लो के अंदर बस ये देखते हैं जनरेटर कितना रियल पावर डिलीवर कर रहा है और कितना रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। हमें इससे मतलब होता है रेदर देन जनरेटर का सर्किट क्या है। तो देखो हम यहां पे क्या बात करते हैं कि अगर एक जनरेटर बेटा एक बस से कनेक्टेड है, इफ अ जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ बस, मान लो ये ith बस है, तो ये आगे पावर दे रहा होगा PGI QGI, PGI और QGI दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पावर आगे जा रही है तो हमें सिर्फ मतलब है इसकी कॉम्प्लेक्स पावर से, ठीक है। इससे हमें किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉम्प्लेक्स पावर से, ना कि इसके अंदर के सर्किट से। We don't care about the internal circuit of the generator, but only the complex power injected by the generator, ठीक है। अब जनरेटर के अंदर ये मत सोचना मैंने कॉम्प्लेक्स पावर की बात की तो कॉम्प्लेक्स पावर कांस्टेंट है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला दैट कॉम्प्लेक्स पावर इज कांस्टेंट। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं जनरेटर एक कॉम्प्लेक्स पावर की तरह शो किया जाएगा, P and Q। वहीं देखो जब लोड की बात करोगे, लोड विल बी मॉडल्ड एज कांस्टेंट PQ। लोड को कैसे मॉडल किया जाएगा भाई? कांस्टेंट P and Q, यानी लोड की जो डिमांड है PD और QD, इसे दोनों को क्या माना जाएगा भाई? कांस्टेंट माना जाएगा। जनरेटर की जनरेशन को कांस्टेंट नहीं मान रहा हूं, लेकिन लोड की डिमांड को कांस्टेंट माना जाता है। तो जनरेटर में भी कॉम्प्लेक्स पावर देख रहे हो, लोड में भी कॉम्प्लेक्स पावर देख रहे हो, फर्क सिर्फ इतना है लोड का वो कॉम्प्लेक्स पावर कांस्टेंट लिया जाएगा। अब ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड एज पाई मॉडल और सीरीज इंपीडेंस। पाई मॉडल और सीरीज इंपीडेंस। बेटा मुझे तो लगता नहीं कोई चीज तुम लोगों के लिए स्टार्ट करने का पॉइंट है, रिस्पॉन्स तो देख ही रहे हो ना। तो मैं कैसे कह दूं वरुण सर से कि मशीन जैसे सब्जेक्ट में सर पांव डाल दो, फिर बच्चे क्या करेंगे ना, आधे में चाह करके साथ छोड़ देंगे कि सर अब आप अकेले पढ़ाओ, हमारा काम हो गया। सोचने वाली बात है, ऐसे मैं किसी टीचर को कैसे एडवाइस करूं। बाकी अभी वरुण सर का मन है मशीन इंग्लिश में लेने का, तो इंग्लिश में लेंगे। और सचिन बेटा इतने हिंदी में मशीन पढ़ा हुआ है, अब ये चीज अगर आप करो कि नहीं इसी टीचर से यही सब्जेक्ट इसी भाषा में पढ़ना है और इसी टाइम पे पढ़ना है, तो गलत है बेटा। फ्री रिसोर्सेज में आपको पूरा मशीन का सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है हिंदी में। अब वरुण सर केयर कर रहे हैं उन बच्चों का जो साउथ से हैं, जिनको रिसोर्स नहीं मिल पाता। उन्होंने बोला सर उनको भी साथ लेके चलना है, इंग्लिश में करा देता हूं। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहेंगे हिंदी वाले, वो इंग्लिश में तो पढ़ ही लेंगे, और जो नहीं पढ़ना चाहते उनका कुछ कर सकते नहीं। तो बेटा अगर कोई बच्चा हिंदी को पसंद करता है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतने भी एजुकेटेड नहीं होगे, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, समझ लोगे। बस अब ये आपके ऊपर है, अगर वरुण सर से पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ लो, और नहीं तो लैंग्वेज का इतना बैरियर है तो हिंदी में पढ़ा भाई हिंदी में पढ़ लो। अरे मैं नहीं ले रहा भाई कोई मैराथन, तुम रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे, मैराथन में क्या बच्चे आएंगे? और वो भी मार्च में मैराथन की बात कर रहे हो जब एग्जाम अगले फरवरी में है। ठीक है, कोई लॉजिक बन रहा है ऐसी मैराथन का? बताओ, आ जाओ आगे आ जाओ।
अब लोड फ्लो एनालिसिस इज डन बाय टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ अ पावर सिस्टम। ठीक है, मैंने बताया था ना क्यों लेते हैं स्नैपशॉट, ताकि जो सिस्टम का लोड है उसकी वैल्यू को हमने सेव कर लिया, उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब अगर लोड बदलेगा तो भी मेरे एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इवन इफ लोड चेंजेस, बेटा जो मशीन के लेक्चर हैं वो इंडिया के हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट हैं, इवन सिविल सर्विस के लिए। इवन इफ लोड चेंजेस, लोड फ्लो एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस is not impacted because we use constant value of load। ठीक है, ये बात क्लियर है? नितिन बेटा इसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैच करेंगे, फिर इकोनॉमिक जनरेशन, फिर पावर प्लांट, सब करेंगे। मैंने बोला है ना ये प्लेलिस्ट पूरी करेंगे, क्यों चिंता करते हो। HPCL के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ तो करा दीजिए बेटा, कर रहा हूं उस पर भी प्लान, कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो, हार्मोनिक्स इन सप्लाई आर नेग्लेक्टेड, हार्मोनिक्स इन सप्लाई आर नेग्लेक्टेड। उसका रीजन क्या है भाई? हर हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जिसकी वजह से रिएक्टेंस बदल जाएगी। अगर रिएक्टेंस बदल गई तो हमारी वाई बस विल चेंज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वाई वी आर इग्नोरिंग हार्मोनिक्स, बिकॉज वाई बस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वाई बस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वाई बस भी बदलेगी। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज मेंटेन्ड एज कांस्टेंट, सेम रीजन, अगर फ्रीक्वेंसी बदल गई तो वाई बस बदल जाएगी। अब जितनी मेहनत आपने लोड फ्लो में करी होगी उसे पूरा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वैल्यू बदल गई, और वैल्यू बदल गई तो यू विल हैव टू रिपीट इट अगेन। नो HVDC लिंक आर कंसीडर्ड, तो इन तीनों के पीछे सेम लॉजिक है यार, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं कर सकते, और नेटवर्क को हमेशा लंप्ड दिखाओगे। डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए आप नहीं जानते वाई बस बनाना, या डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमारे जो KVL KCL जैसे लॉज हैं वो भी इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, KVL एंड KCL इनवैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन का वो हाइपरबॉलिक वाला मॉडल मत लगा देना, कभी लगा बैठो। आपको ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल यूज करना है, या तो पाई मॉडल या फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। चलो अब यार बात करते हैं लोड फ्लो इक्वेशन की, लोड फ्लो इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, किसी एक बस पे दो चीजें हो सकती हैं, एक जनरेटर और एक लोड। तो मैंने यहां दिखाया जनरेटर का पावर PGI प्लस QGI, और लोड का दिखाया PDI प्लस QDI। अब जो बची हुई पावर है वो आगे लाइन के अंदर चली जाएगी, रिमेनिंग पावर विल गो फॉरवर्ड, और ये बनेगी PI प्लस JQI, PI प्लस JQI। अब यहां पे भैया बची हुई पावर है कितनी? बची हुई पावर अगर आप देखो यहां पे मैंने लिखा है PI इज PGI माइनस PDI एंड QI इज QGI माइनस QDI। बात को समझेंगे, रियल पावर हो गई जनरेटेड माइनस डिमांड, रिएक्टिव भी हो गई जनरेटेड माइनस डिमांड। अब ये एपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर कैसे निकालते हो? ये कॉम्प्लेक्स पावर आप निकालते हो मेरे भाई V इंटू आई कॉन्जुगेट। कैसे निकालते हो? VI कॉन्जुगेट, VI इंटू II कॉन्जुगेट, और ये आ जाती है PI प्लस JQI। कितनी आ जाती है? PI प्लस JQI। अब मेरे भाई एक चीज समझना, अगर आप वाई बस में बात करो तो II जो आता है
वो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आता है n टर्म्स का सम. इट इज कंप्यूटेड यूजिंग ith रो ऑफ y बस मैट्रिक्स. सही है, आप y बस की ith रो से निकालते हो i. y बस की ith रो से निकालते हो i. बात समझ में आई? अब मेरे भाई इस i के अंदर n टर्म्स हैं. सही है, यहां पे समेशन के अंदर n टर्म्स हैं. अब मेरे बच्चे अगर आप i का कॉन्जुगेट करोगे दैट मीन्स कि आपको ना n टर्म्स का कॉन्जुगेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? n टर्म्स का कॉन्जुगेट, जो कि टफ पड़ेगा. इसीलिए हमने क्या किया, वी हैव टेकन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर. हमने कॉम्प्लेक्स पावर का ही कॉन्जुगेट ले लिया. कॉम्प्लेक्स पावर अगर pi प्लस जे क्यू आई थी तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? उसका कॉन्जुगेट हो गया pi माइनस जे क्यू आई. अगर कॉम्प्लेक्स पावर pi प्लस जे क्यू आई है तो उसका कॉन्जुगेट हो गया pi माइनस जे क्यू आई. ये कॉन्जुगेट हो जाने के बाद ये फॉर्मूला बना vi कॉन्जुगेट इंटू आई. vi कॉन्जुगेट इंटू आई. तो अगर कोई आपसे ये पूछे भाई यहां पे v का कॉन्जुगेट क्यों लिया i की जगह, तो आप बोलोगे कि सर i के अंदर n टर्म्स होती हैं, n टर्म्स का कॉन्जुगेट लेने से ज्यादा सिंपल है कि एक टर्म का कॉन्जुगेट ले लें और n टर्म्स को एज इट इज यूज कर लें. ठीक है, अब देखो यहां पे जो हर टर्म है ना, हर एक टर्म को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं. vk को लिखा मॉड vk एंगल डेल्टा के, vi को लिखा मॉड vi एंगल डेल्टा i और yik को लिखा मॉड yik एंगल थीटा ik. हर वैल्यू को कॉम्प्लेक्स या पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब मेरे भाई जब यहां पे vi कॉन्जुगेट इंटू आई है तो vi कॉन्जुगेट तो सिंपली आ जाएगा और आई ये रहा. तो हमने क्या किया, मैं यहां लिख देता हूं, देखो vi कॉन्जुगेट इंटू आई इज मॉड vi एंगल माइनस डेल्टा i k इक्वल टू 1 से लेके n yik को भी कॉम्प्लेक्स में लिख लो ना, पोलर में vk. सही है, समझ में आया क्या किया? समझ में आया क्या किया? तो देखो यार हमने क्या किया, y को भी हमने पोलर फॉर्म में लिखा, वोल्टेज को भी पोलर में लिखा और इधर भी वोल्टेज को पोलर में लिखा. अब ये जो vi वाली टर्म है मेरे बच्चे, इसको आप सम के अंदर लेके चले जाओ, इसको सम के अंदर ले जाओ. तो देखो ये आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा. कहां है ये? देखो ये आ गया, ये आ गया. ठीक है, इसको अगर सम के अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा. क्या पूछ रहे हो सर आई का कॉन्जुगेट क्यों लिया? आशुतोष बेटा ये तो जानते होगे ना, थ्री फेज पावर का जो फॉर्मूला है वो vi कॉन्जुगेट होता है. बताओ जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स पावर होता है उसका वैल्यू v इंटू आई कॉन्जुगेट होता है. अब बेटा ये चीज तो मैं नेटवर्क में पढ़ाऊंगा, अभी प्लैनेट गेट पे नेटवर्क ले रहा हूं. ये बात क्लियर हुई? चलो, तो इसीलिए आई का कॉन्जुगेट आया. संगीता देखो यार, जो वाइबस वाला क्वेश्चन आया था वो तो नेटवर्क से बनने वाला था बेटा. अब अगर आप वाइबस का बस मेथड याद करोगे और वाइबस का रूट याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो नहीं कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को. इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट समझने का मतलब बस ये नहीं होता कि आपने मेरी बात सुन ली, आपको समझ आ गया उतना. आप उस चीज को फील कर पाए. फील मैं किस चीज को बोलता हूं यार? फील करना हम तब बोलते हैं जब किसी कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकल फील करते हो, जब आपको लगता है ना अरे हाँ यार ये तो मतलब बेसिक है, ये तो ऐसे ही होना चाहिए था, तब हम ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट का फील आया. अब देखो जैसे यहां पे ये मैंने आपको लॉजिक बताया कि भाई आई का कॉन्जुगेट लेने की जगह वी का कॉन्जुगेट क्यों लिया. अगर ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एकदम घंटी बजती है कि सर एकदम सही बात बोल रहे हैं यार, ऐसा ही तो होना चाहिए, तो यानी आपको कॉन्सेप्ट का फील आया.
अगर आपको ये लगा अच्छा ठीक है चलो ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है आपने सुन तो ली मेरी बात, लेकिन वो आपके कानों से आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाई। तो बेटा इसीलिए कोशिश किया करो कि क्वेश्चन को या जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वहां आपको ये फील हो कि ये एकदम लॉजिकल बात सर कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स पावर आपने निकाली उसको मैंने रियल और इमेजिनरी में तोड़ दिया। कैसे? कॉस वाली टर्म रियल और साइन वाली टर्म इमेजिनरी। देखो एक चीज मैं बताता हूं, देखो ये एसआई का कॉन्जुगेट है ना, तो ये पी आई माइनस जे क्यू आई है। ध्यान से समझना, ये है पी आई माइनस जे क्यू आई। तो बेटा पी आई माइनस जे क्यू आई है, तो आप ये ध्यान दो क्यू आई के आगे माइनस साइन है, क्यू आई के आगे माइनस साइन है, तो इसीलिए यहां पे देखो क्यू आई के साथ एक माइनस आया। शशिधर कहां पे कह रहे हो बेटा? न्यू बैचेस का। अगर प्लस पे कह रहे हो तो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, एनालॉग लेके आ रहा हूं सुबह 7 बजे से 9 बजे। ठीक है, चल ये क्लियर हुआ। तो क्यू आई के आगे माइनस साइन आया। अब देखो हर बस पे बेटा 4 पैरामीटर अननोन होते हैं, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, एंगल, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। एट एवरी बस 4 पैरामीटर्स आर अननोन, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज एंगल। लेकिन हर बस पे 2 इक्वेशन अवेलेबल हैं। ये 2 इक्वेशन अवेलेबल हैं, 2 इक्वेशंस एट ईच बस, 2 इक्वेशंस एट ईच बस। ठीक है, हर बस पे 2 इक्वेशन आपके पास अवेलेबल हैं। बिल्कुल बेटा, एटीसी का एडमिट कार्ड आ गया है और एटीसी वाले बच्चों के लिए कुछ बहुत स्पेशल प्लान किया जा रहा है। बहुत ही मजेदार चीज प्लान कर रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में ना फोड़ के आओगे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, चल अब ध्यान से सुनना, हर बस पे बेटा 4 क्वांटिटी निकालनी है, लेकिन इक्वेशन सिर्फ कितनी है? 2। अब आप एक बेसिक सी चीज जानते हो मेरे भाई, एक बेसिक सी चीज जानते हो कि जब कभी कोई भी सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो नंबर ऑफ इक्वेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल। लेकिन यहां इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल 4 हैं। इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल 4 हैं। ठीक है, बिल्कुल ये 2 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ये 2 इक्वेशन गेट के लिए तो नहीं, अदर एग्जाम्स के लिए याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने बोला कि भाई 4 वेरिएबल हैं, इक्वेशन सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब 2 वेरिएबल आपको पता होने चाहिए, 2 वेरिएबल आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस सिस्टम को सॉल्व कर पाओगे। 2 वेरिएबल पता होंगे। अब बेटा हर बस पे आपको 2 क्वांटिटी गिवन होनी चाहिए इन 4 में से। इन 4 में से कोई 2 क्वांटिटी हर बस पे नोन होनी चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन कर पाओगे। और कौन सी 2 क्वांटिटी नोन है, इस अनुसार हम बसेस को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। बेस्ड ऑन विच क्वांटिटीज आर नोन वी क्लासिफाई द बसेस इनटू वेरियस कैटेगरीज। ठीक है भाई, और वैसे आप ये सोच रहे हो, देखो एटीसी एग्जाम की डेट आ गई, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारा चैनल है जो आपको एटीसी एग्जाम से पहले ना कोर्स कवर करा के देगा। एकमात्र चैनल है जिसने फ्री कोर्स कराया है एटीसी से पहले, और वो भी किसी ऐसे वैसे टीचर से नहीं, अपने टॉप टीचर्स से। मैंने पढ़ाया, विशाल सर ने पढ़ाया, साकेत सर, पल्लव सर, अविनाश सर, मीता मैम, अभिषेक सर, सारे टॉप टीचर्स ने डील किया है। समझ रहे हो? तो इस लेवल पे बेटा काम सिर्फ और सिर्फ एक टीम करती है, वो है क्रिएट्रिक्स टीम। चलो अब आ जाओ भाई बस क्लासिफिकेशन। तो बस क्लासिफिकेशन किस पे होती है? इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 पैरामीटर्स which are known
एट एवरी बस। ठीक है, कौन से दो पैरामीटर हर बस पे नोन है, उसी के अनुसार आपकी बस क्लासिफिकेशन होती है। वी तो सेम है, मतलब वी का कॉन्जुगेट लिया है ना मेरे भाई। मैंने ये बोला था देखो कि यहां पे आई में एन टर्म्स आ रही हैं, आई का कॉन्जुगेट अगर लोगे तो करंट के कॉन्जुगेट में एन टर्म्स का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। करंट के अंदर एन के एन वोल्टेज है, लेकिन इससे बढ़िया क्या होगा कि एक वोल्टेज का कॉन्जुगेट लें। करंट के कॉन्जुगेट का मतलब होता एन वोल्टेजेस का कॉन्जुगेट, उससे बेहतर है एक सिंगल वोल्टेज का कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो अब देखो बस क्लासिफिकेशन में हम क्या बोल रहे हैं, एट एवरी बस 4 क्वांटिटीज आर एसोसिएटेड, मॉड वी, फेज एंगल डेल्टा, पी एंड क्यू। 4 क्वांटिटीज एसोसिएटेड हैं। अब इसमें से 2 क्वांटिटीज आपकी स्पेसिफाइड होती हैं और बाकी 2 अननोन होती हैं, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं बसेस को अलग अलग कैटेगरी में। पहली कैटेगरी होती है स्लैक बस और स्विंग बस, दूसरी होती है जनरेटर बस या पीवी बस, तीसरी लोड बस या पीक्यू बस, और चौथी वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। ब्रिजेन बेटा भी एक एक बस एक्सप्लेन करूंगा, चारों की चारों, थोड़ा सा सब्र रखो। तो 4 बसेस क्लासिफाई हो गई, स्लैक बस, स्विंग बस या रेफरेंस बस भी बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हो, रेफरेंस बस, जनरेटर या पीवी, लोड या पीक्यू, और वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। अब ये स्लैक बस क्या है, देखो मैंने आपको बताया था लोड फ्लो इज नथिंग बट अ नोडल एनालिसिस। और नोडल एनालिसिस के अंदर बेटा एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो कौन सी चीज है, दैट इज द रेफरेंस नोड। नोडल एनालिसिस करने के लिए बेटा रेफरेंस नोड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए वो रेफरेंस बस कौन सी होती है यहां पे, स्लैक बस। तो ये स्लैक बस एक ऐसी बस होती है जहां वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल पता होता है, बट रियल एंड रिएक्टिव पावर आर अननोन। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज आर स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहां पे अननोन क्या हुआ, एटीसी का डेट बता दूं, डेट क्या 25-26 मार्च ही तो है। अननोन क्या हुआ भाई, यहां रियल पावर और रिएक्टिव पावर। यहां अननोन क्या है, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। अब यहां पे हमने क्या बोला है, दिस बस प्रोवाइड्स द एडिशनल रियल एंड रिएक्टिव पावर। अब ये एडिशनल का क्या मतलब है, देखो कुछ रियल और रिएक्टिव पावर की डिमांड लोड की है। लोड कह रहा है भाई हमको इतना रियल और रिएक्टिव पावर चाहिए, और कुछ रियल और रिएक्टिव पावर जनरेटर जनरेट कर रहा है। अब मान लो जनरेटर्स का जनरेशन लोड की डिमांड से कम पड़ गया। जैसे मान लो लोड ने मांगा 100 मेगावाट, जनरेटर ने जनरेट किया 90 मेगावाट, यहां 10 मेगावाट का डेफिसिट आ गया। अब ये जो 10 मेगावाट का डेफिसिट आया है भाई, तो उस 10 मेगावाट को कौन सप्लाई करेगा, स्लैक बस। कौन सप्लाई करेगा, स्लैक बस। बात समझ में आ रही है। तो देखो, तो यहां पे हमने क्या बोला है, टू सप्लाई द ट्रांसमिशन लॉसेस सिंस दीज आर अननोन। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने लिखा भी है, स्लैक बस का पावर कितना होता है, लोड प्लस लॉस माइनस जनरेटर। जनरेटर के ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट स्लैक बस, यानी जब आप जनरेटर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उस सब्ट्रैक्शन में स्लैक बस वाला जनरेटर कंसीडर नहीं किया, पी जनरेटर इंक्लूड्स all generators except
जनरेटर कनेक्टेड एट स्लैक बस। ठीक है, तो P जनरेटर इंक्लूड्स ऑल जनरेटर एक्सेप्ट द जनरेटर कनेक्टेड एट स्लैक बस। बात को समझो मेरे भाई, हमने बोला जितना लोड ने पावर मांगा प्लस जितना लॉस हुआ माइनस अब कितना जनरेटर्स ने दिया, तो ये जो बचा हुआ पावर है ये कौन देगा? स्लैक बस देगी। अब स्लैक बस सर कौन सी बस को मानते हैं? स्लैक बस बेटा उस बस को मानते हैं जिस पे जनरेटर हाईएस्ट कैपेसिटी का होता है, हाईएस्ट कैपेसिटी का। मेरी बात को समझना, हम कहते हैं स्लैक बस has generator of highest capacity and zero droop। अब ये जीरो ड्रूप क्या होता है, इसका देखो मतलब यहां पे ये है कि जो भी जनरेटर होगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है। जो भी जनरेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है। अब सर ऐसा क्यों लिया, स्लैक बस ऐसी क्यों ली जिसपे जनरेटर का जीरो ड्रूप था? पहली बात तो जीरो ड्रूप इज एन आइडियल केस, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो देखो हम क्या कहते हैं, नो मैटर हाउ मच एडिशनल पावर, no matter how much additional power slack bus has to supply, slack bus has to supply, okay, no matter how much additional power slack bus has to supply, its frequency shall remain same, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, and it does not lose synchronism। समझ आया? हमने जीरो ड्रूप वाली बस क्यों ली? क्योंकि बेटा इस पे कितना भी एक्स्ट्रा लोड डाल देना इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो इसका सिंक्रोनिज्म कभी भी लूज नहीं होगा। ब्रिजेन मैंने बताया बेटा अभी, लोड फ्लो इज जस्ट लाइक नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस बिना रेफरेंस बस के नहीं होता। ये तो नेटवर्क का बेसिक सा लॉ है ना। नोडल एनालिसिस के लिए एक बस को रेफरेंस माना जाता है। यहां उस कौन सी बस को रेफरेंस मान रहे हो? जिसपे जनरेटर लगाए हाईएस्ट कैपेसिटी का और जीरो ड्रूप का। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो यार, ड्यूरिंग लोड फ्लो, यहां पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग लोड फ्लो द पावर जनरेटेड बाय ऑल द जनरेटर्स इज टेकन एज कांस्टेंट। तो जनरेटर्स की कैपेसिटी आपने फिक्स मान ली कि भाई जनरेटर तो इतनी ही पावर देगा। अब अगर उससे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ी तो कौन देगा? स्लैक बस। लेकिन अब आपने स्लैक बस का क्या माना है? जीरो ड्रूप माना है। आपने स्लैक बस पे जीरो ड्रूप माना है। अगर आपने ऐसा मान लिया है मेरे भाई, आपने स्लैक बस पे जीरो ड्रूप मान लिया है, इसका मतलब इट कैन नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, इट कैन नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। ये सिर्फ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस होती है। ये कह दो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है। स्लैक बस जैसी प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं होती, क्योंकि पावर सिस्टम में कोई भी ऐसी बस कभी नहीं हो सकती जिसका ड्रूप ही ना हो। ड्रूप के बिना वाली बसेस नहीं होती हैं। समझ गए? तो इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस और एजम्पशन कह सकते हो। अब आ जाओ भाई जनरेटर बस और पीवी बस। नाम से पता चल रहा है सर, नाम से क्या पता चल रहा है कि यहां दो क्वांटिटीज नोन हैं
रियल पावर और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, P और V, P और V। अननोन क्या है भाई? Q एंड डेल्टा, Q एंड डेल्टा। अब देखो क्या होता है बच्चे कि जो भी जनरेटर्स होते हैं, जो भी आपकी जनरेटर बसेस होती हैं, अगर मान लो ये M है, आपके पास M बसेस हैं जिन पे जनरेटर लगा है, इनको ना दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। इनमें से जीरो ड्रूप वाली को मानोगे स्लैक, और बाकी बची सारी की सारी किस में जाएंगी? पीवी में। किस में जाने वाली हैं? पीवी में। तो ये ध्यान रखना, जनरेटर बसेस को आपको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करना होता है। उनमें से एक बस को मानोगे स्लैक और बाकी के सारे बसेस को क्या मानोगे? पीवी बस, पीवी बस। अब मेरे भाई एक चीज और समझना, तो एट पीवी बस रियल पावर is specified, real power is fixed, but reactive power can vary between two limits। ठीक है, रिएक्टिव पावर दो लिमिट्स के बीच में वेरी कर सकती है। तो हम क्या कहते हैं कि QGI मिनिमम से लेके QGI मैक्सिमम तक आपकी रिएक्टिव पावर वेरी करती है। मिनिमम से कहां तक? मैक्सिमम तक। कहां पे? मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आपकी रिएक्टिव पावर वेरी करती है। अगर मान लो मेरे भाई ऐसा कुछ हुआ कि आपकी रिएक्टिव पावर, आपने जो रिएक्टिव पावर निकाली वो मान लो मैक्सिमम से ज्यादा आ गई, तब आप क्या करोगे? तब आप जो है ना मैक्सिमम के बराबर रख देना। क्या कर देना? मैक्सिमम के बराबर रख देना, और जो पीवी बस है उसे कन्वर्ट कर देना पीक्यू में। आपने उसका क्यू फिक्स कर दिया और पीवी बस को क्या बना दिया? पीक्यू। क्योंकि जैसा नाम से समझ आ रहा है पीक्यू के अंदर पी और क्यू नोन होते हैं। अब पीवी में भी पी तो नोन था, लेकिन क्यू जैसे ही आपने फिक्स कर दिया तो क्यू भी नोन हो गया, तो पीवी बस एक्चुअली क्या बन गई? पीक्यू। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर देखो QGI मिनिमम लिमिट को वॉयलेट कर गया, अगर वो मिनिमम से भी नीचे चला गया, तब आप मिनिमम के बराबर कर देना। समझ रहे हो मेरी बात? आपने रिएक्टिव पावर निकाली और वो मिनिमम से कम आ गई, तो मिनिमम के बराबर कर देना, और जैसे ही रिएक्टिव पावर फिक्स करी पीवी बस बन गई पीक्यू। पीवी बस क्या बन गई? पीक्यू। समझ में आया? तो बेटा देखो, बस तो बस होती है, बस के अंदर ऐसा नहीं है कि ये पीवी है ये पीक्यू है। ये हम लोग अपने मेथड्स को अप्लाई करने के लिए क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो मेथड हम लोड फ्लो का पढ़ेंगे, गॉस सीडल पढ़ेंगे, या फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन राफसन, वहां पे एल्गोरिथम चलाने के लिए ना ये क्लासिफिकेशन जरूरी है। वरना बसेस के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। बस ऐसा नहीं है पीवी वाली कुछ अलग बनी होती है, पीक्यू वाली कुछ और तरह से बनी होती है, ऐसा नहीं है। बनती सब एक ही तरह से हैं, बस फर्क इतना सा आ जाता है भाई कि जो पीवी बसेस हैं या जो पीक्यू बसेस हैं, we are classifying mathematically in order to apply the load flow solution algorithm। एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। समझ गए? तो पीवी से पीक्यू बना देंगे। समझ गए ना? पीवी पे रियल पावर और वोल्टेज फिक्स थे, रिएक्टिव पावर के लिए लिमिट डिफाइंड थी। तो जब आपने रिएक्टिव पावर निकाली और लिमिट वॉयलेट हुई, तो आपने लिमिट के बराबर रख के पीवी को बना दिया पीक्यू। चमका भाई? अगर ये चमक गया तो जल्दी से चैट में दिल बन जाने चाहिए कि हाँ सर हमको समझ आ रहा है, एक एक शब्द क्लियर हो रहा है। जल्दी बताओ, एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा जो मैं बोल रहा हूं? एक एक चीज दिमाग में लॉजिकल टकरा रही है या नहीं? ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा कि हाँ सर एकदम सही बात कर रहे हो? जल्दी बोलो यार, फील हो रहा है ऐसा कि एकदम पॉइंट वाली बात हो रही है?
बेटा परसेंटेज नहीं होती ब्रिजेन, ये आपको स्पेसिफाई किया जाता है बसेस के डेटा को देख के, आपको पहले से सोचना पड़ता है कौन सी पीवी है पीक्यू, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। चलो अब आ जाओ लोड बस या फिर पीक्यू बस। तो जिन बसेस पे एक लोड लगा होता है जो कि एक जो कि एक कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड करता है पीडी प्लस जे क्यू डी, उस बस को हम कह देते हैं पीक्यू। यहां पे पी और क्यू नोन होते हैं, मॉड वी और डेल्टा अननोन होते हैं, मॉड वी और डेल्टा अननोन होते हैं। अब देखो यहां पे यही समझाया है कैसे पीवी बस पीक्यू बस में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे पीवी बस पीक्यू बस में कन्वर्ट होती है अगर रिएक्टिव पावर लिमिट वायलेट होती है। अब देखो एक चीज समझना, इन पीक्यू बस पी एंड क्यू आर फिक्स्ड। देखो जैसे पीवी में था ना, ऐसा ही फंडा यहां भी होता है, बट लिमिट्स आर डिफाइंड, लिमिट्स आर डिफाइंड फॉर मॉड वी। मैग्नीट्यूड के लिए यार लिमिट डिफाइंड होती है, जैसे आपने ये बोला ना P और V पीवी बस में डिफाइंड है, तो और Q के लिए लिमिट डिफाइंड है, Q के लिए लिमिट डिफाइंड है। सेम वे में PQ में P और Q फिक्स हैं और V के लिए लिमिट डिफाइंड है। तो देखो ऐसे समझ में आया। अब सेम वे में जैसे आपने पीवी बस के लिए किया, इफ पीक्यू बस वायलेट्स वोल्टेज लिमिट, if PQ bus violates voltage limit, then voltage is set equal to limit, वोल्टेज को लिमिट के बराबर सेट करते हैं, एंड PQ बस gets converted to PV। ठीक है, और वहां पे PQ को कन्वर्ट कर देते हैं PV में। तो जैसे रिएक्टिव पावर लिमिट वायलेट होने पे PV जा सकती है PQ में, ऐसे ही वोल्टेज लिमिट वायलेट होने पे PV भी जा सकती है, PQ भी जा सकती है PV में। ये बात समझ आई? दोनों तरफ ट्रांसफर पॉसिबल है, PQ में वोल्टेज लिमिट को चेक करना है और PV में रिएक्टिव पावर लिमिट को चेक करना है। अब अगली कैटेगरी आती है यार वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। वोल्टेज कंट्रोल्ड बस वो होती हैं यार जिस पे रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन लगा के उसकी वोल्टेज को फिक्स किया जाता है, उसकी वोल्टेज को फिक्स किया जाता है। अगर देखो बात करें रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन की, तो उसका रियल पावर तो जीरो रहेगा और वोल्टेज आपने कांस्टेंट कर दिया, आपने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया। अब बेटा ऐसे केस में दिस इज इक्विवेलेंट टू पीवी बस, दिस इज इक्विवेलेंट टू पीवी बस। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है मेरे भाई, कैसा एक्सेप्शन? फिक्स्ड शंट इंडक्टर और फिक्स्ड शंट कैपेसिटर आर कंसीडर्ड एज PQ बसेस। ठीक है, फिक्स्ड शंट इंडक्टर और फिक्स्ड शंट कैपेसिटर को आप कंसीडर करते हो एज PQ बसेस, ना कि PV। तो बेटा रिएक्टिव पावर सपोर्ट की सारी बसेस क्या होती हैं? PV होती हैं, सिवाय किसके? फिक्स्ड शंट इंडक्टर और फिक्स्ड शंट कैपेसिटर। PV क्यों बोला? क्योंकि यहां रिएक्टिव पावर है, रियल तो जीरो है, रियल जीरो है और वोल्टेज आपने फिक्स कर दिया, तो किस में चली गई? PV में। अब देखो यार मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे कंबाइन होती हैं।
जनरेटर बस, वोल्टेज कंट्रोल्ड, लोड बस। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में आ गई। अब जनरेटर में से मेरे भाई 2 तरह की बसेस निकली। एक गई स्लैक में, बाकी की गई पीवी में। वोल्टेज कंट्रोल्ड में से यहां पे अगर एसवीसी वाली बस की बात करोगे तो दिस विल गो इनटू पीवी, और फिक्स्ड एल और सी की अगर बात करें तो ये जाएगी पीक्यू में, और ये सारी की सारी जाती हैं पीक्यू में। तो इवेंचुअली देखो यार 3 कैटेगरी बनने वाली हैं, इवेंचुअली 3 कैटेगरी बनने वाली हैं, स्लैक बस, पीवी बस, पीक्यू बस। मैंने बस आपको बताया है कौन सी बसेस पीवी में जाएंगी और कौन सी पीक्यू में जाएंगी। तो देखो अगर ऐसा होता है, मान लो टोटल बस है n, इसमें से मान लो जनरेटर वाली है m, तो इसमें से जनरेटर वाली में से एक तो स्लैक बनेगी और पीवी कितनी बनेगी m-1। अब बची हुई सारी पीक्यू हो जाएंगी n-m-1 इस टाइप से। तो PQ जो है ना, हमेशा PQ हमेशा आपको सब्ट्रैक्शन से ही निकालना है। ठीक है, तो PQ हमेशा आपको सब्ट्रैक्शन से ही निकालना है बेटा। मेरे भाई यहां पे सुनोगे, तुम लोग अपनी बातों में लगे हो। तो PQ हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकालना, टोटल माइनस स्लैक माइनस पीवी, टोटल माइनस स्लैक माइनस पीवी। सही है, तो स्लैक हो जाती है 1, जनरेटर में से 1 हटा दो तो पीवी, बची हुई सारी क्या हो जाती हैं पीक्यू। तो बसेस काउंट करना आना चाहिए, क्योंकि गेट के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा आपके लिए न्यूटन राफसन पे यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। गेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना। ठीक है, चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे लोड फ्लो को सॉल्व कैसे करते हैं बाय मींस ऑफ गॉस मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। ठीक है, और हम लोग यार स्कॉलरशिप टेस्ट कराने वाले हैं, जहां पे 1.8 करोड़ तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे रजिस्टर कर लो बेटा, और एनरोल करते वक्त कोड लगा देना अंकित ESE, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। फ्री टेस्ट है, 14 मार्च 11 बजे, जल्दी से आ जाना ताकि आप इस टेस्ट में टॉप कर पाएं। ठीक है, इसके अलावा अंकित ESE से देखो 1 ईयर की फीस हो जाएगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। ठीक है, तो बेटा 39,600 वाले प्लान पे जाना। आपको लग रहा है महंगा, लेकिन इससे ना पर मंथ कॉस्ट मिनिमम होती है, और 2 साल में रैंक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और आप इसको EMI में पे कर सकते हो ऑन योर डेबिट कार्ड। इसके अलावा आइकॉनिक पे जाओगे तो अंकित ESE कोड से 1 ईयर की फीस हो जाएगी 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन गो फॉर 2 ईयर, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आप मल्टीपल एग्जाम आप कवर कर सकते हो। और ये है बेटा मेरा अनअकैडमी ID @Ankit2047। अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर लेना, यू कैन सेंड मी मैसेजेस एज वेल। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल जहां आपको मिलते हैं मेरे लेक्चर्स के नोट्स, t.me/gateair1। यहां आपको सारे लेक्चर का टाइमिंग, नोटिफिकेशन, नोट्स सब आ जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना यार। और इसके अलावा बेटा बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। तो मिलेंगे हम लोग कल, और बेटा गेट की रिवाइज आंसर की मेरे हिसाब से विद इन दिस वीक आ जानी चाहिए। ठीक है, इस हफ्ते के अंदर तो वैसे गारंटीड ही आ जाएगी, इसमें मैं भी क्या बता रहा हूं, 15 के आसपास मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, 15-16 के आसपास। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीबॉडी।